दूध का खाली गिलास कबीर दादा के हाथ से लेकर इसने तुपाई पर रखा और सर के नीचे 2 तकिए रखकर इसे सहारा देकर लिटाने लगी। दर्द तो नहीं हो रहा? इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए वो चाहत से पूछने लगी। कबीर दादा मुतबस्सम हुआ। अगर हो रहा हुआ तो तुम क्या करोगी? वो शौकी से बोली। फिर मैं तकिए के बजाय आपका सर अपनी गोद में रख लूंगी और दर्द खत्म हो जाएगा। जब ये चेहरा मेरी आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ मौजूद हो ना, तो मुझे गर्दन कट जाने पर भी तकलीफ नहीं होगी। वो नाक से मुस्कुराई। झूठा? झूठा किसे कहा? कबीर दादा ने मसनूई गुस्से जाहिर किया। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। झूठे को? कबीर दादा चंद लम्हे इसके चेहरे को देखता रहा और फिर इसने दोनों बाजू वाह किए। वो फौरन इसके सीने पर सर रख लेट गई। इसके साथ ही इसके दिमाग में लड़ाई का मंजर जागा और वो गुलगी लहजे में बोली। मैं डर गई थी कबीर, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। इसकी रेशमी जुल्फों में उंगलियां फेरते हुए कबीर दादा कहने लगा। तुम्हारी दुआएं मेरे साथ थी ना, मुझे भला क्या हो सकता था? इसे रब से क्या हुआ वादा याद आया और वो कहने लगी। एक बात मानेंगे? कभी टाली भी नहीं है। ये सारे काम छोड़ो, कहीं दूर चले जाते हैं। एक छोटा सा घर जहाँ बस मैं और आप होंगे। कोई खौफ, कोई डर, कोई कत्ल गारत, कोई साजिश नहीं होगी। वो जैसे सपनों में खो गई थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इतना आसान है? क्यों? इसने सर उठाकर कबीर दादा की आंखों में झांका जहाँ इसरार की लहरें उठ रही थी। इस रास्ते पर कोई यू टर्न मौजूद नहीं है मेरी जान। ये सारे गैंगस्टर मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मगर किस लिए? वो परेशान हो गई थी। इसने तो सोचा न था कि वो कबीर दादा से हर बात आसानी से मनवा लेगी, मगर ये नहीं जानती थी कि कबीर दादा मजबूर भी हो सकता है और जिस काम में कबीर दादा की जान को कोई खतरा होता इसके तो वो करीब भी फटकना नहीं चाहती थी। कबीर दादा इसके लिए कितना अहम था, इस बारे इसे सही अंदाजा तब हुआ जब कबीर दादा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। क्योंकि मैं तमाम के राज जानता हूँ, जेरे जमीन दुनिया के काम के तरीकेकार से मुकम्मल वाकिफ रखता हूँ और मेरे अलहदा हो जाने की सूरत में इन्हें हमेशा ये खतरा रहेगा कि मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुखबरी न कर दूं। मेरा वजूद इनके सर पर लटकती हुई नंगी तलवार की मानंद होगा। वो हर कीमत पर मेरी जान लेना चाहेंगे और यही इस दुनिया का उसूल है। यहाँ हर किसी को बड़ी आसानी से खुशामदीद कहा जाता है। आने वाले के लिए कई दरवाजे खुले हैं, लेकिन वापसी का सफर एक रास्ता है और वो है मौत। तो आपको किसने कहा था गुंडा बनने को? मेहनत मजदूरी करते, कोई सब्जी की रेहड़ी ही लगा लेते। मुझे तो आपके साथ झोपड़ी में रहना भी कबूल था। पगली, तुम मुझे गैंगस्टर होने की वजह से तो मिली हो। ये कहते हुए वो शरारती अंदाज में हंसा। मजदूर होता तो तुमने मेरी जानिब देखना भी नहीं था। यूं भी अब तक कई बच्चों का बाप बन गया होता। मैं आपकी दूसरी बीवी बन जाती। वो हर डंडी पर उतर आई। आपकी पहली बीवी की खिदमत करती, वो जरूर मुझे कबूल कर लेती। कबीर दादा ने कहा। मतलब मेरे लिए दूसरी शादी का दरवाजा खुला है? मैं अपनी जान ले लूंगी। रुहासा होकर इसने कबीर दादा की छाती पर थप्पड़ मारा। कबीर दादा के चेहरे पर तकलीफ उभरती देखकर वो फौरन इसकी छाती सहलाने लगी। सॉरी मेरी जान, मुझे याद नहीं रहा था। कबीर दादा ने कहकर लगाया। मजाक कर रहा था पगड़ी, इन मुलायम हाथों से भी चोट लग सकती है भला। इसने तनावश का हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया। तो डराया क्यों? इसने मुंह बसूरा। और खबरदार अगर दूसरी शादी का नाम लिया, सच में कुछ खाकर जान दे दूंगी, फिर रोते रहना। यार हर वक्त धमकियां देना अच्छा तो नहीं होता। इसके अलावा आप सुधरते भी नहीं है ना। मुस्कुराते हुए वो उठी। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं। और याद है ना आपने भी वादा किया था वो सूरत में कि तुम 3 दिन हैदराबाद गुजारोगी। अच्छा ये बात है, वो तीखे लहजे में बोली। ठीक है, मैं बहराम भैया को कह देती हूँ मुझे अम्मी के घर छोड़ दे, 4 दिनों बाद लौट आऊंगी। जाओ, कबीर दादा ने बेपरवाही से कहा। अगर वापसी पर तुम्हें जिंदा मिला तो जरूर शर्त पूरी करूंगा। यूं मरने का जिक्र करके मुझे तकलीफ देते हुए मजा आता है शायद, नाराजगी भरे लहजे में कहते हुए वो गुज़रखाने में घुस गई। कबीर दादा की ख्वाबगाह से निकलकर पाशा पार्किंग की तरफ बढ़ा। अपने मुहाफिजों को इसने कॉल करके तैयार होने का बता दिया था। मुलाजिमों के क्वार्टर के सामने इसे बाकर और रुखसार परेशान बैठे नजर आए। पाशा को देखते हुए इसकी तरफ बढ़े। रुखसार ने कहा। दादा हम आपके पास ही आने वाले थे, क्यों खैरियत? इसने हैरानी भरे लहजे में पूछा। दादा हम बेखबरी में मार खा गए। उन्होंने पुलिस की वर्दियों में करीब आकर एकदम ही हमारे सरों पर राइफलें तान ली थी। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब परेशानी की क्या बात है? कबीर दादा तो ये नहीं कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ। उन्होंने तो रुखसत करते वक्त हमें होशियार रहने की खसूसी ताकीद की थी
और अब यकीनन वो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। प्लीज दादा हमारी सिफारिश कर दे। दोनों की शक्ल रोने वाली हो गई थी। यार अभी तो मैं जा रहा हूँ साहब कसूरी की कोठी में, वहाँ शमशेर दादा की लाश का कुछ बंदोबस्त करना होगा। मेरी वापसी तक कबीर दादा सो जाएंगे। अलबत्ता कल इनसे जरूर बात कर लूंगा। अगर इससे पहले उन्होंने हमें तलब कर लिया तो। बाकिर ने अंदेशा जाहिर किया। अचानक ये ख्याल आने पर पाशा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा एक हल है, तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करना पड़ेगी। इसके बाद यकीन मानो बात कुछ तो छोड़ो, कबीर दादा इस वाक्य का जिक्र भी तुम दोनों के सामने नहीं करेगा। आप हल बताएं दादा। हिम्मत हम बहुत है। दोनों हल जानने के लिए बेताब नजर आने लगे। ऐसा करो गुड़िया को जाकर अपनी परेशानी बता दो, फिर वो जाने और कबीर दादा तुम दोनों को कोई उफ तक नहीं करेगा। गुड़िया, वो बैग जबान सवालिया लहजे में बोला। यार बेगम साहिबा की बात कर रहा हूँ, पाशा ने वजाहत की। इनसे कैसे बात हो सकेगी इस वक्त? रुखसार ने हैरानी से पूछा। ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक देने से तो रहे, इस निशा की नमाज अब तक नहीं पढ़ी, और वो नमाज ख्वाबगाह के साथ वाले कमरे में पढ़ती है। शायद अब तक वजू करके निकल आई हो या थोड़ी देर तक निकलेगी। तुम बस ड्राइंग रूम में इसका इंतजार करना। ये कहते ही पाशा ने कार का आगे बढ़ा दी। इसके मुहाफिजों की जीप इसके पीछे चल पड़ी थी। क्या करे? पाशा के जाते ही बाकिर ने पूछा। कोशिश करते हैं। रुखसार ने हिम्मत करते हुए ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाकी भी धड़कते दिल के साथ इसके साथ हो लिया था। वो डरे डरे ख्वाबगाह के बाहर खड़े हो गए। इन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा था। 15-20 मिनट बाद ही तनाव सर पर दुपट्टा लपेटे कमरे से बाहर निकली। इसका ताजा धुला चेहरा जाहिर कर रहा था कि वो वजू करके आ रही थी। साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ते हुए अचानक इसकी नजर इन दोनों की जानिब उठी। एकदम रुकते हुए इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। अरे आप लोग आ गए, ठीक तो हो ना? कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? हम ठीक हैं बाजी साहिबा, मेरा मतलब है बेगम साहिबा। बाकिर जल्दी में बेगम की जगह बाजी कह गया था। तनाउश के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप मुझे बाजी कहा करो, अच्छा लगता है। बाकिर ने कहा, शुक्रिया बाजी। अच्छा आप लोग आराम करो, मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। वो कमरे की तरफ मुड़ी। रुखसार ने जल्दी से कहा, बाजी हम आपका इंतजार कर रहे थे, क्यों खैरियत? वो हैरानी से इनकी तरफ मुड़ी। रुखसार ने कहा, बाजी आप जानती हैं हम बेकसूर हैं। उन्होंने एकदम ही हमारे सर पर हथियार ठान लिए थे, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तनाउश ने जज्बात में सर हिलाया। रुखसार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, बाजी ये बात कबीर दादा को कौन समझाएगा? वो तो इसे हमारी गफलत समझते हुए हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। तनाउश के नकली कह कहे ने इनके दिलों की ढारस बंधाई। वो खुश्क लहजे में बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पर परेशान है आप दोनों? जाए, आपसे कबीर इस वाक्य का जिक्र भी नहीं करेंगे। ये तो मेरा और मेरे भाइयों का मामला था। इत्मीनान का गहरा सांस लेते हुए बोयक जबान बोले, शुक्रिया बाजी। शादी की है आप लोगों ने? जी बाजी। उन्होंने जज्बात में सर हिलाया। अच्छा ऐसा करो, अजीम के पास चले जाओ और इसे मेरी तरफ से कहो कि आप दोनों को 20-20 हजार रुपए दे दे। इन पैसों से आप दोनों ने अपनी बात को शॉपिंग कराना है। जी बाजी, शुक्रिया बाजी। वो खुशी से खिल उठे थे। तनाउश मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हो गई। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए अपनी रिहाइशगाह की तरफ बढ़ गए। वैसे अल्लाह पाक ने जैसी सूरत दी है इससे ज्यादा इखलाक दिए हैं। बाकिर मुतासिर कुन लहजे में बोला, हमें भाई और आप कहकर मुखातिब कर रही थी। रुखसार बोला, उम्मीद नहीं थी कि ये मसला इतनी आसानी से हल हो जाएगा और बजाय पिटाई के इनाम मिलेगा। शुक्र है पाशा दादा की बात मान ली थी। बाकिर ने इसके हाँ में हाँ मिलाई। इस वक्त वो दोनों मुलाजमों के क्वार्टर्स के करीब पहुंच गए थे। अजीम के कमरे में रोशनी जलते देखकर दो दरवाजा खटखटाकर अंदर घुस गए। वो इस वक्त टीवी पर कोई इंग्लिश फिल्म देख रहा था। आए जनाब। इन्हें देखते ही वो तंजिया लहजे में बोला, सुना है काफी कारनामा सर अंजाम दिए हैं तुम दोनों ने, इसमें शक ही क्या है अजीम साहब? बागिर ने फखरी अंदाज में सीना चौड़ा किया। ये तो सुबह कबीर दादा बताएंगे कि इस कारनामे पर कितना इनाम देना बनता है। रुखसार ने कहा, कबीर दादा तो कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता बाजी ने बता दिया कि आपसे 20-20 हजार रुपए ले लें। बाजी? कौन बाजी? और कोई बाजी मेरा कैसे बता सकती है? अजीम हैरान रह गया था। बाकिर ने जवाब दिया, बाजी हैं मिसेस कबीर दादा, और आपने तस्दीक करना है तो जाए कर लें, और हम अभी इनसे मिलकर आ रहे हैं। सच कह रहे हो? अजीम अब तक हैरान था। रुखसार ने पूछा, क्या ऐसा झूठ हम बोल सकते हैं? बाकी आप बेशक तस्दीक कर सकते हैं। तस्दीक कैसी जी? इस बाजी की वजह से तो आज शमशेर दादा जैसे गैंगस्टर की गर्दन सलामत ना रही। तस्दीक करके मैंने कबीर दादा का थप्पड़ खाना है। अजीम को तनाउश की वजह से कबीर दादा का लगने वाला थप्पड़ अब तक भूला नहीं था। तकिए के नीचे से चाबी निकाली और लोहे के सेल्फ में की जानिब बढ़ गया, जिसमें जरूरत के लिए चंद लाख की हर वक्त रकम मौजूद रहती थी। अगले 3-4 दिन इसने कबीर दादा को बिस्तर से उठने नहीं दिया था। गो कबीर दादा दूसरे दिन ही खुद को तंदुरुस्त समझने लगा था। यूं बीमार कुटाई इसके लिए नई बात नहीं थी, मगर तनाउश का हुक्म टालना भी
اس کے بس سے باہر تھا، وہ بھی صبح سویرے نماز کے بعد نئے کپڑے پہن کر مکمل میک اپ کرتی اور سارا دن کبیر دادا کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایسی تیماردار کے ہوتے کس کمبخت کا دل بستر چھوڑنے کو کرتا۔ ایک رات وہ اس کی کہانی سننے پر مصر ہوئی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ حافظ ہیں، مجھے اپنے بارے میں بتائیں نا کبیر، زخم کریدنے سے تکلیف ہی ملتی ہے گڑیا۔ کبیر دادا دکھی ہو گیا تھا۔ میں ہوں نا آپ کے تمام زخموں کا مرہم، وہ لاڈ سے بولی۔ کیا نہیں ہوں؟ کبیر دادا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کئی سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ چند لمحے گہری سوچ میں کھوئے رہنے کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولا، ابو جان کا نام مولوی عمر علی خان تھا، وہ امام مسجد تھے اور مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی بنا کر رکھا تھا جہاں بچوں کو حفظ کرانے کے ساتھ عالم کا مختصر کورس بھی کراتے تھے۔ ابو جان کے ساتھ مدرسے میں 2 اور استاد بھی تھے۔ میں 5 سال کا تھا جب ابو جان نے مجھے اسکول میں داخل کرایا اور اس کے ساتھ میرا نورانی قاعدہ بھی شروع کرا دیا۔ صبح کی نماز میں وہ مجھے ساتھ لے جاتے اور پھر اسکول کا وقت ہوتے ہی میں وہیں سے اسکول چلا جاتا۔ مجھ سے 3 سال بڑی بہن اسما میرا ناشتہ مدرسے سے ہی لے آیا کرتی تھی۔ 8ویں کلاس میں تھا جب میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس دن ابو جان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ امی جان نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، باجی اسما کی خوشی بھی دیتی تھی، بہت پیار کرتی تھی وہ مجھ سے۔ ہم دونوں سے چھوٹی رقیہ گڑیا تھی، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ قرآن مجید کی دہرائی کے بعد ابو جان نے مجھے صرف نحوست پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے عالم بنانا چاہتے تھے، شاید ان کے خوابوں کی تکمیل ہو جاتی کیونکہ مجھے بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر ابو جان کی خواہش، امی جان اور باجی کی دعاؤں اور میری کوششوں کے باوجود ایسا نہ ہو سکا۔ ہمارے گھرانے کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی تھی، تبھی تو ابو جان نے وہ واقعہ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ دن دہاڑے ہونے والے قتل کی ایک واردات تھی۔ ابو جان گھر سے مدرسے آ رہے تھے، ان کے علاوہ بھی درجنوں افراد نے وہ منظر دیکھا تھا۔ قاتل ایک نامی گرامی بدماش تھا تو مقتول اچھے خاصے متمول خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کی کوشش سے وہ بدماش گرفتار تو ہو گیا، مگر اس کے ڈر سے کوئی عینی شاہد گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کو ابو جان کے بارے سن مل گئی تھی اور اسی کے ورثہ ابو جان سے ملنے مدرسے میں پہنچ گئے۔ ابو جان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گواہی دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور وہی ہماری بدبختی کی شروعات تھی۔ میں شام کی نماز پڑھ کر مدرسے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ابو جان شام کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے تھے اور کھانا وغیرہ کھا کر عشاء کی نماز کو لوٹتے تھے۔ میری روزمرہ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھانے کی تھی۔ امی جان اور اسما باجی میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ امی جان ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ جس دن ابو جان نے عدالت جا کر گواہی دی، اس سے اگلے دن مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد چند غنڈے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ انہوں نے جاتے ہی امی جان، ابو جان اور رقیہ گڑیا کے سامنے اسما باجی کی عزت خراب کی اور پھر خنجر سے تمام گھر والوں کو قتل کر کے گھر کو آگ لگا دی۔ کوئی محلے والا، کوئی راہگیر انہیں بچانے کی جرات نہ کر سکا۔ اس دن بھی میں نے عشاء کی اذان دی، جو عموماً میں ہی دیا کرتا تھا کیونکہ ابو جان میری اذان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس دن جانے کیوں میں نے بہت محبت، محنت اور تجوید و قرات کے تمام اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے اذان دی تھی۔ ایک ایسی اذان جس کی نماز ادا کرنے کی سعادت سے میں محروم رہ گیا تھا اور اس کے بعد میں کبھی نہ نماز پڑھ سکا، کبھی اذان دے سکا اور نہ کبھی تلاوت کر سکا۔ یوں اس دن جیسے ہی اذان دے کر اسپیکر کے سامنے سے ہٹا، اسی وقت ایک جاننے والا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے گھر میں بیتنے والی قیامت سے آگاہ کیا۔ میں دیوانگی کے عالم میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شاید میں اسی دیوانگی میں آگ کے اندر گھس جاتا، مگر لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں خالی ذہن تمام کی باتیں سنتا رہا، اپنے پیاروں کی صورت دیکھتا مجھے نصیب نہیں ہوا۔ نہ ابو جان کی نورانی شکل نظر آئی، نہ امی جان کی شفیق صورت، نہ اسما بہن کی مقدس شکل اور رقیہ کی معصوم صورت۔ تمام جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ کبیر دادا کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار پانی بہنے لگا۔ تناؤش تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کے اشکوں کو اپنے لبوں سے چننے لگی۔ میں ہوں نا کبیر، میں آپ کے پاس ہوں نا، میری طرف دیکھیں، روتے کیوں ہیں؟ بس مجھے نہیں سننا آپ کی کہانی، آپ روتے کیوں ہیں؟ وہ وارفتگی سے تسلی دیتی رہی، لیکن اس کی اپنی آنکھوں سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اپنے کبیر کے غم نے اسے بھی رلا دیا تھا۔ چند گہرے سانس لے کر کبیر دادا نے اپنی حالت سنبھالی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ گھر والوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد میں وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ ایک غنڈے صغیر عرف خنجر شاہ کی تلاش میں بھاگ پڑا۔ مجھے اس کا ٹھکانہ وغیرہ معلوم نہیں تھا، لیکن عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، بس بے فائدہ بھاگ رہا تھا۔ اسی طرح بھاگتے ہوئے سڑک عبور کرنے کی کوشش میں ایک کار سے ٹکرا گیا اور وہ کار شمشیر دادا کی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی، لیکن حواس گم کر بیٹھا تھا اور اس حالت میں طبی میں خنجر
शाह को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। शमशेरजादा को मेरी हालत पर हैरानी हुई और वो मुझे अपने ठिकाने पर ले आया। 2 दिन उन्होंने मुझे नींद की गोलियां देकर सुलाए रखा। जागने पर मेरे हवास काम कर रहे थे। शमशेरजादा ने मेरी कहानी सुनकर मुझे तसल्ली दी और साथ ही कहा कि खंजर शाह को मारने के लिए मुझे इस काबिल बनना पड़ेगा कि इसे हलाक कर सकूं, वरना तो वो एक थप्पड़ से मुझे वालिदैन के पास पहुंचा देगा। और इस दिन के बाद मैं शमशेरजादा का होकर रह गया। इसने मुझे सख्त तरबियत दी। 2-3 साल के अंदर गैंग में सिवाय शमशेरजादा के कोई मेरे सामने टिक नहीं पाता था। वही मेरी मुलाकात काशिफ राजपूत से भी हुई। वो यतीम खाने से भागकर शमशेरजादा के गैंग में शामिल हुआ था और फिर एक दिन मुझे शमशेरजादा ने अपना इंतकाम लेने की इजाजत दे दी। खंजर शाह जो अब्बूजान के मरने के बाद बड़ी आसानी से छूट गया था, मैं इसके अड्डे पर पहुंच गया और इसके हाथ पांव की हड्डियां तोड़कर मैंने इसे जिंदा जला दिया था। और इसी से मालूम करके इनके 5 आदमियों को जो मेरे घर पर होने वाले हमले में मुलविस थे, इनका भी वो हशर किया जो इनके गिर्द खंजर शाह का किया था। और इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी को कत्ल करना मेरे लिए ऐसा ही था जैसे मुर्गी फरोश के लिए मुर्गी ज़िबा करना। मैं हाफिज अब्दुल करीम अली खान से कबीर दादा बन गया। कबीर दादा ने रुक कर गहरा सांस लेते हुए अपनी जानिब मोहब्बत पाश नजर से देखती हुई तनावुश को देखा। इसके दुखी चेहरे पर सुकून भरा तबस्सुम उभरा। तनावुश के कंधों के पीछे से अपना बाजू लपेटते हुए इसने अपने करीब किया, एक हाथ इसके घने रेशमी बालों में घुसाया और अपनी बात आगे बढ़ाई। और फिर मेरी जिंदगी में एक परी, एक अप्सरा, एक गुड़िया, एक पाकीज़ा रूह की आमद हुई। शायद मेरे सारे जख्मों पर मरहम रखने के लिए, मेरे साथ होने वाली सारी ज़्यादतियों का अज़ाला करने के लिए, मुझसे छीनी गई नेमतों के बदल के तौर पर मेरी रूखी फूकी जिंदगी को रौनक देने के लिए मेरी नन्ही दुल्हन मेरी तनावुश आ गई। मैंने आपके जख्मों को कुरेद कर आपको अजियत दी है ना? वो दुखी नजरों से इसकी आंखों में झांकने लगी। अगर कोई दूसरा ये सवाल करता तो मेरा जवाब हाँ में होता। और मेरे पूछने पर क्या जवाब होगा? कह तो दिया, तुम्हें पाकर मेरे सारे दुखों का अज़ाला हो गया है। मेरे लिए आपके दुख का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कबीर। ये वक्त मुझ पर भी बीत चुका है। भैया के बेगुनाह कत्ल पर मेरी भी यही हालत हुई थी और इनके कत्ल का दुख और गम सारी जिंदगी मुझे बेचैन और बेकरार रखता, मगर फिर अल्लाह पाक ने मेरी झोली में आपको डाल दिया। पता है गुड़िया, मुझे लगता है मैं बहुत अरसे से तुम्हें जानता हूँ, शायद इस वक्त से जब मैं छोटा सा बच्चा था। जी, इस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुई थी। बाकी छोटे से बच्चे तो आप अब भी हैं। इसके अंदाज पर कबीर दादा मुस्कुरा दिया। एक बात मानेंगे? इसने मुतजी नजरों से इसे घूरा। अगर बस मैं हुई तो जरूर मानूंगा। आपने ईशा की अजान दी थी और इसकी नमाज नहीं पढ़ी थी। उठे और इस दिन जो नमाज रह गई थी इसे आज पूरा करें। तनावुश इसने इनकार में सर हिलाना चाहा। वो कता कलामी करते हुए बोली, कबीर आप कहते हैं ना मुझे आपकी किस्मत में लिखकर अल्लाह पाक ने आपके सारे दुखों का अज़ाला कर दिया है? हाँ। तो उठे। फिर जब अल्लाह पाक ने आपके दुखों का मदावा कर दिया है फिर नाराजगी कैसी? अब तो आप भी इसकी बारगाह में सर झुकाकर अपनी कमियों और कमजोरियों का इतराफ कर ले। वो बहुत जल्दी माफ कर देता है। इतनी जल्दी के नदामत का आंसू आंख से निकलकर जमीन नहीं छू पाता। इससे पहले वो फरमा देता है, ए मेरे बंदे, मैंने माफ कर दिया। कबीर दादा की आंखों में ज्वार बाटा उठा और वो घुटनों में सर देकर रोने लगा। तनावुश इसके सर पर हाथ फेरती हुई मोहब्बत भरे अंदाज में कहती रही, बस इतनी सी तो बात थी, माफ कर दिया ना मेरे अल्लाह ने। अब उठे, नमाज पढ़ते हैं, फिर आपकी किरत सुनूंगी। थोड़ी देर बाद कबीर दादा बरसों पहले टूट जाने वाले ताल्लुक की डोरी का सर उठाए अपने अल्लाह पाक के सामने सरबत सजूद थे। तनावुश ने इसके वजू के लिए जाते हुए दीवारों पर लगी शेर की तस्वीर उतार कर उल्टी लिटा दी थी ताकि वहां इत्मीनान से नमाज अदा की जा सके। नाश्ते के बर्तन मेज पर रखते हुए कबीर दादा के साथ जुड़कर बैठते हुए बोली, एक बात करना थी। जी फरमाए। इसके अंदाज से कबीर दादा समझ गया था कि वो फिर कोई उल्टी सीधी हाँकने वाली है। वो आपका मुहाफिज इम्तियाज है ना, इसे साहिल वाले अड्डे का इंचार्ज लगा दें, इसका घर भी वहाँ करीब है। तो कबीर दादा की नाराजगी भरी नजरों को देखते हुए इसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। ये तुम्हें इस उल्लू के पट्टे ने कहा है? कबीर दादा का लहजा काफी तपा हुआ था। ये सारों ने तुम्हें गैंग का सरदार समझ लिया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तनावुश ने सफाई देना चाही। तुम्हें पहले भी मना किया है कि इन मामलात में दखल ना दिया करो। कबीर दादा ने इसे हल्के से डांटा। जब कह दिया कि ऐसा होगा तो बस होगा। तनावुश एकदम हठधर्मी पर उतर आई। यार तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। इस मर्तबा कबीर दादा का लहजा काफी सख्त था। ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं, मैंने रोना शुरू कर देना है। तनावुश ने धमकी दी। हर बात पर जिद ठीक नहीं होती। तनावुश, तुम इन मामलात को नहीं जानती। मैं पागल या बेवकूफ नहीं हूँ जिसे मुहाफिज की जगह पर रखा हुआ है। कबीर दादा ने इसे समझाना चाहा। हाँ या ना में जवाब दे। वो समझने पर तैयार नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, कबीर दादा ने इनकार में सर हिलाया
और इसके बाद तुम कारोबारी मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करोगी। इस मुद्दत तनाउश ने कुछ कहे बगैर खामोशी इख्तियार करते हुए नाश्ते से हाथ खींच लिया था। अब नाश्ता करना क्यों छोड़ दिया? आप करें, मुझे भूख लगी तो मैं बाद में खा लूंगी, नाराजगी भरे लहजे में कहते हुए इसने पीछे होकर सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। अलबत्ता कबीर दादा इसे दूर हटने की कोशिश इसने नहीं की थी। चंद लम्हे इसे खफगी भरी नजरों से घूरने के बाद कबीर दादा नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। बड़ी कोशिश के बाद वो चंद निवाले ले सका था। तनाउश का नाश्ता छोड़ देना इसे तकलीफ दे रहा था। जूस का गिलास खाली करके वो जाने के इरादे से खड़ा हो गया। तनाउश उठकर इसकी टाई बांधने लगी, मगर ऐसा करते हुए इसके चेहरे की तरफ नहीं देख रही थी। टाई बांधकर इसने हस्बे आदत कुछ पढ़कर कबीर दादा पर फूंक मारी और खामोशी से पीछे हट गई। कबीर दादा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गाड़ियां इसके लिए तैयार खड़ी थी। अजीम ने कार का दरवाजा खोला। अंदर बैठने से पहले इसने मुड़कर तना देखा। तनाउश दरवाजे पर खड़ी इसकी जानिब मुतवज्जा थी, लेकिन इसके मुड़कर देखते ही सर झुकाकर नीचे देखने लगी। एक लम्हा इसे घूरने के बाद वो अजीम को, इम्तियाज को मेरे पास कमरे में भेजो कहकर वापस मुड़ गया। तनाउश ने खामोशी से एक तरफ होकर इसे रास्ता दिया और इसके पीछे चल पड़ी। इसके सोफे पर बैठते ही इम्तियाज इजाजत मांगकर अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। ओए गधे, ये क्या तुम लोगों ने मेरी बेगम से उल्टी सीधी सिफारिशात कराना शुरू कर दी हैं? वो दादा, वो मैं, बकवास बंद करो यार। वो इसे खामोश कराता हुआ बोला, जाओ आज का दिन अड्डा इंचार्ज असद से सब कुछ समझ लो और कल से अपनी जगह पर भेज देना। तुम वहीं मरो। शुक्रिया दादा, वो इसका अदा करो। कबीर दादा ने मुंह फुलाए बेटी तनाउश की तरफ इशारा किया। इम्तियाज जल्दी से बोला, शुक्रिया बाजी। तनाउश के होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगर इसके बाद कबीर दादा को आपको डांटे तो मुझे जरूर बताना। इसकी बात पर कबीर इसे घूर कर रह गया था, जबकि इम्तियाज सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। आप ठूसो नाश्ता वरना थप्पड़ खा लोगी। इम्तियाज के निकलते ही कबीर दादा गुस्से में बोला, अपने हाथ से कराएंगे तो कर लूंगी। वो लाड भरे लहजे में बोली। कबीर दादा ने गहरा सांस लेते हुए अपनी हालत को काबू किया और फिर बेबसी भरे अंदाज में निवारा तोड़कर इसे नाश्ता कराने लगा। वो आंखों में शौकी लिए इसे मोहब्बत भरे अंदाज से घूरती रही। सही कहते हैं, ताकतवर से ताकतवर मर्द भी औरत की हुक्मरानी करती है। रखेल बनकर आने वाली रानी की तरह हुक्म जमा रही थी। अब चाय की प्याली थाम लोगी या वो भी अपने हाथ से पकड़कर तुम्हारे होठों से लगाना पड़ेगी? पराठा और अंडा खत्म होते ही कबीर दादा ने तंजिया लहजे में पूछा। तनाउश ने मुंह बसूरा, आप अब तक गुस्से में हैं? बता रही हूँ मैं सच में रोना शुरू कर दूंगी यार, तुम्हारी दोष देने की आदत का खत्म होगी। कबीर दादा बेबस अंदाज में मुस्कुराया। तनाउश इत्मीनान से बोली, जब आपके दिल में मेरी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। कबीर दादा ने गहरा सांस लेकर कहा, मतलब कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा आप जाए, मैं चाय पी लेती हूँ और जल्दी लौट कर आना। कबीर दादा सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कार में बैठते हुए इसने मुड़कर देखा। वो होंठों पर खूबसूरत मुस्कान लिए अपनी मखसूस जगह पर खड़ी थी। देख लो यार, कबीर दादा इसे इसकी एक मिनट नाराजगी बर्दाश्त नहीं हुई। बाकी रुखसार को मुखातिब था। रुखसार बोला, इम्तियाज के तो मजे हो गए, जाने कब से इस कोशिश में मसरूफ था। मैंने कल मशवरा दिया है कि अगर काम करवाना है तो बाजी को बता दो। और अभी बाजी नाश्ता तैयार करने निकली तो मोहतरम पहुंच गया और देखो कितनी आसानी से इसका काम हो गया। बाकी ने कहा, सच कहूँ तो पहले पहले मुझे बाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब तो अपनी साबका सोच पर नदामत होती है। सही कह रहे हो यार, इतनी मुखलिस, इतनी इज्जत एहतराम देने वाली और हमदर्द, इसे बहुत पहले कबीर दादा की जिंदगी में आ जाना चाहिए था। तो सार ने इसकी तायद में सर हिलाया। पहले कब आती यार? बाकिर हंसा, वो तो अब कुछ पहले ही आ गई। उम्र देखी है, छोटी सी गुड़िया लगती है। रुखसार ने कहा, छोटी है मगर समझदार बहुत ज्यादा है। याद है जिस दिन आई थी, कबीर दादा ने इसे अपने साथ कमरे तक ले जाना गवारा नहीं किया था। हालांकि पहले दिन की दुल्हन थी और अब इसके लिए खुद कार का दरवाजा खोलकर बिठाता है। बल्कि आज की बात ले लो, जब पहले कबीर दादा को रुखसत करने आई थी तो साफ मालूम हो रहा था कि कबीर दादा से खफा है, लेकिन खफा होने के बावजूद इसने ना शोहर का ख्याल रखना छोड़ा और ना अपनी रोजमर्रा तर्क की। अगर खफा होकर कमरे में बैठी रहती तो शायद कबीर दादा वापस ना पहुंचता। नाराज होकर भी शोहर पर अपनी तवज्जो निछावर करने पे कबीर दादा कैसे भाग कर वापस गया और इसने अपनी बात मनवा ली। यकीनन इम्तियाज की वजह से वो कबीर दादा से नाराज थी। बाकी ने अंदाजा लगाया, इसके अलावा और क्या बात हो सकती है। तो सार ने इसकी तायद में सर हिला दिया। रात को कबीर दादा के सीने पर सर धरे वो चाहत भरे लहजे में पूछ रही थी, मेरे लिए क्या कुर्बान कर सकते हो? तुम जानती हो, कबीर दादा का जवाब हस्बे मंशा था। क्या ये सारा ठाट बाट, ये गाड़ियां, बंगले, ऐशो आराम की जिंदगी, ये सब कुछ छोड़ सकते हो? वो बेबसी भरे लहजे में बोला, हाँ मगर ये जिंदगी एक ऐसा कंबल है जो चाहकर भी मैं खुद से दूर नहीं कर सकता।
जानते हैं ऐशो आराम की जिंदगी हर लड़की का ख्वाब होता है। खूबसूरत लिबास, कीमती जेवरात, हुक्म मानने के लिए नौकरों की कतार, सोने की पुरतइश ख्वाबगाह, वो सफर के लिए आरामदाह गाड़ियां, ये सपनों की दुनिया है। जमीन ही पर जन्नत के मजे लेने वाली मिराज। मगर कबीर मेरी जान, हराम की दौलत पर ऐशो आराम हम कब तक कर पाएंगे? एक दिन मरना तो है। क्या हमारे पास हुक्मुल अल हाकिमीन की बारगाह में पेश करने के लिए कोई जवाब, कोई बहाना मौजूद है? कबीर हंसा। लगता है मेरी जिंदगी से तंग आ गई हो। अगर मैं कहूँ हाँ, मेरे लिए कबीर दादा को कत्ल कर दे तो क्या जवाब मिलेगा? इसके होंठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट न बुझारवी, कम अज कम ना में जवाब नहीं मिलेगा। इसका चेहरा मुलायम हाथों के प्याले में भरती हुई वो वारसगी से बोली, अब पीछे न हटना। वो पुरस्म लहजे में बोला, क्या कबीर दादा तुम्हें पीछे हटने वाला लगता है? तो सुने, वो इसे अपना मंसूबा बताने लगी। इसकी बात के अख्ताम पर कबीर दादा ने हंसते हुए कहा, याद है एक दिन अजीम की बेगम साहिबा कहने पर तुमने कहा था कि तुम्हें तनाउश दादी कहा करे? ऐसे ही मस्खरी कर रही थी। इसके होंठों पर हया आलूद मुस्कुराहट उभरी। वैसे आप तो कमरे में गए थे, फिर किसने बताया? खुद सुना था और बड़ी मुश्किल से कह कहा रोका था। तनावश वारफगी से बोली, और फिर याद भी रखा? तुम्हारी कोई बात भूल सकती है क्या? कबीर दादा ने हंसबे आदत इसकी नाक की फनंग को मरोड़ा। वैसे अभी क्यों याद दिलाया? तुम्हारी तजवीज सुनकर मुझे लगा तुम्हारे साथ तनावुश दादी वाला नाम खूब चचेगा। गैंग के अरकान यूं भी तुम्हारी सिफारिश से अपने काम निकलवाने लगे हैं। मैं सबकी बाजी ठीक हूँ, ख्वाह मेरा मजाक ना बनवाए। बाजी भी तो बड़ी बहन को कहते हैं, और तुम इतनी सी हो। कबीर दादा ने अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान जरा सा फासला रखकर इशारा किया। आप मुझे तंग ना करें और ये बताएं कि मेरी तजवीज पसंद आई कि नहीं। जो खुद पसंद हो इसकी हर बात ही पसंद होती है। मतलब पक्का हो गया? कह तो दिया ठीक है यार, कबीर दादा ने कहा और तनावश ने मुतमईन होकर आंखें बंद कर ली। कबीर दादा के खुफिया ठिकाने पर तमाम मौजूद थे। इसने पहली बार तमाम गैंग्स के बड़ों को अपने पास बुलाया था। तमाम के बैठते ही कबीर दादा ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। पिछले दिनों कुछ नापसंदीदा और बुरे वाकयात का सामना रहा। जो कुछ हुआ इसके बारे में तमाम मालूम है। तफसील दोहराना वक्त का ज़िया होगा। गलती किसकी थी, कसूरवार कौन था, इन सब बातों को माजी का किस्सा समझे। हमारी कामयाबी इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहने में है। तमाम गैंग्स को इन इलाकों में बांटा हुआ है और हर एक को इस हदबंदी का लिहाज रखते हुए अपना काम करना होगा। बाकी शमशेर दादा के जमाने में तमाम गैंग्स अपनी कमाई का मखसूस हिस्सा शमशेर दादा के हवाले करते थे, जो शाहब कसूरी साहब के इख्तियार में खत्म हो गया था। मैं भी शाहब कसूरी की तरह आप लोगों से कोई हिस्सा नहीं तलब करूंगा, मगर एक बात ध्यान में रहे कि इसके बाद अगर किसी ने कोई साजिश वगैरह की तो मुझसे खैर की उम्मीद ना रखे। किसी को अगर किसी से शिकायत है तो मुझे बताए। तमाम मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालेंगे। यकीन माने हमारे आपस के झगड़े और लड़ाइयाँ हमें कमजोर कर देंगी। अब अगर किसी को मेरी बात से इख्तिलाफ है तो अपना नुक्ता नजर बयान कर सकता है। कबीर दादा आपकी बातें बजा हैं। पिछले दिनों जो वाकयात हुए इन्हें ज़ेर बहस लाए बगैर सिर्फ एक अर्ज करूंगा कि बात बढ़ाने में ज्यादा किरदार आपका रहा है। एक लड़की को मैं इसे अपनी बहन समझता हूँ, मगर इसके लिए किसी को कत्ल करते वक्त कम अज कम सफाई का मौका देना चाहिए था। एसपी ने अपनी करनी का फल पाया, लेकिन फांसी बेगुनाह कत्ल हुआ है। अगर आप अपनी बीवी के लिए यूं जज्बाती ना होते तो शायद बात इतना आगे ना बढ़ती। पाशा की बात ने तमाम को शर्जर कर दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कबीर दादा को इस तरह मतऊन भी कर सकता है। कबीर दादा से डांटते हुए बोला, ओए गधे, जब कह दिया कि माजी को ना कुरे दो तो फिर इसी बकवास का मकसद? पाशा एहतजाज करते हुए बोला, कबीर दादा मैं गैंग का बड़ा हूँ, आप किसी बैठक में मुझे यूं मुखातिब नहीं कर सकते। बाकी आपका ये कहना कि माजी को ना कुरेदा जाए तो गुस्ताखी माफ, माजी की गलतियों ही से आदमी सीखता है। नौशाद हाफिज इखलाक हुसैन ने गलती की और जुर्माना अदा किया। आपने गलती की, इसका क्या? अगर आप शमशेर दादा की तरह बड़े नहीं हैं तो जवाब देता हूँ जवाब। कबीर दादा कुर्सी से उड़कर जहान अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा और इसे गिरबान से पकड़कर उठाते हुए इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करना चाहा। पाशा ने फौरन इसकी कलाई थाम ली। कबीर दादा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाने हुए इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। बैठक बर्खास्त की जाती है कहकर वो लंबे कदम रखता हुआ बाहर निकल गया। पाशा, ये क्या बेवकूफी है? काशिफ राजपूत ने इसे डांटा। ये बेवकूफी नहीं, हकीकत है दादा, तख्त में कहते हुए पाशा भी बाहर निकल गया। इसे क्या हुआ है? पाशा के बाहर जाते हुए शाह कसूरी ने हैरत का इजहार किया था। जहाँ तक मैं समझाऊं असल बात कोई और है। इखलाक हुसैन ने मायने खैज अंदाज में सर हिलाया। बाकी भी अपनी अपनी राय देने लगे थे। यार पाशा, मसला क्या है? नौशाद और इखलाक हुसैन वहां से सीधा पाशा के खुफिया अड्डे पर पहुंचे थे। दोनों को पाशा के रवैये की कुरेद लगी हुई थी। कुछ नहीं यार, पाशा गहरा सांस लेते हुए बोला, आप लोग यूं ही परेशान हो गए हो? परेशान तो होंगे ना यार, इखलाक हुसैन मजनूबी परेशानी जाहिर करता हुआ बोला। मुश्किल से पहले वाले झगड़ों से निपटे हैं, अब ताजा झगड़ा खड़ा हो गया
तो बुरा तो लगेगा ना। पाशा के चेहरे पर कश्मकश के आसार भरे, यूं जैसे वो असल बात कहने न कहने की सोच में हो। और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हुए वो बोला, कबीर दादा ज्यादती कर रहा है। कैसी ज्यादती? इखलाक हुसैन ने लहजे में हमदर्दी समोते हुए पूछा। आप हमसे बात करें, शायद इस मसले का कोई बेहतर हल निकल आए। वो मुझे गैंग खत्म करके अपने गैंग में शामिल होने का हुक्म दे रहे हैं। एक गैंग का सरबराह होने के बाद मैं नंबर 2 के दर्जे पर तनज्जुली कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? पाशा ने बादल नख्वास्ता सारी बात उकल दी थी, मगर इसने तो बड़े शौक से तुम्हें अपने गैंग से अलग करके दूसरा गैंग बनाने की इजाजत दी थी, फिर अब क्या हो गया? इखलाक हुसैन ने हैरानी जाहिर की। शाहजी सही कह रहा है। नौशाद के दिमाग में भी वही सवाल उठा था। पाशा बेजारी से बोला, इसकी वजह भी वही मुसीबत है जिसे मैं अपनी बहन बना बैठा हूँ। क्या मतलब? दोनों के मुंह से बैक वक्त एक ही सवाल निकला था। गुड़िया की हिफाजत के लिए कबीर दादा मुझे वापस अपने गैंग में ला रहा है। इसका इरादा है कि मैं गुड़िया का मुहाफिज बनकर रहूं। ये कोई तरीका नहीं है यार। बेशक वो मेरी बहन जैसी है, मुझे अजीज भी है, लेकिन मैं एक गैंग का सरबराह होकर किसी लड़की का मुहाफिज बनकर तो नहीं रह सकता ना। बात तो सही है आपकी। इखलाक ने फौरन इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। नौशाद भी इस बात में सर हिलाने लगा था। पाशा ने इससे आग भरे लहजे में पूछा, अब आप मशवरा दें कि क्या करना चाहिए? इखलाक हुसैन ने गला खंगार कर मायने खेज अंदाज में कहा, वैसे कबीर दादा और आपका रिश्ता ऐसा है कि हम कुछ कहते हुए अच्छे नहीं लगते। बाहर में गया रिश्ता यार। सबसे पहले इंसान की अपनी तरजीहात होती हैं। मैं बेवकूफ था जो कबीर दादा के लिए जान देने की सोचा करता था, और इसके दिल में मेरी इतनी इज्जत है कि अपनी बीवी का मुहाफिज बना दिया। और खुद इसका ज़र्ब देखो, एक लड़की के लिए अपने उस्ताद की गर्दन तोड़ दी। हकीकत तो ये है कि यहाँ सबको अपनी पड़ी है, हर एक का अपना फायदा और अपना नुकसान है। झूठे अखलाकियात, मुनाफिकाना इज्जत और एहतराम में डूबकर मैं अपने मुस्तकबिल नहीं गवा सकता। अगर किसी को अपने फायदे के लिए दूसरे की जान की कुर्बानी देना पड़ जाए तो कौन पीछे कदम हटाता है? ना आपने और नौशाद हाफिजी ने अपने फायदे के लिए एसपी की जान का ख्याल किया, और न कभी दादा ने अपने फायदे के लिए उस्ताद को बख्शा। फिर मैं क्यों झूठे खुलूस और नकली इज्जत और एहतराम की चादर ओढ़कर खुद को उस्ताद का फरमाबरदार बनाए फिरता रहूं? क्या मेरी अपनी इज्जत कोई हैसियत नहीं रखती? मेरी कोई इज्जत में एहतराम नहीं? पाशा ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था। तुम 100% हक पर हो पाशा। इखलाक हुसैन ने चेहरे पर मुनाफकत हमदर्दी सजाते हुए कहा, कबीर दादा ज्यादती कर रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। नौशाद कहाँ पीछे रहने वाला था। बड़ी मुश्किल से इन्हें कबीर दादा के खिलाफ इतना मजबूत सहारा मिला था, और वो ये मौका हाथ से कभी गंवा नहीं सकते थे। तो फिर क्या करूं? अगर बगावत करता हूं तो कबीर दादा ऐसे तो मुझे भलाई की कोई उम्मीद नहीं है। जिस शख्स ने अपने उस्ताद को माफ न किया वो शागिर्द को कहाँ बख्शेगा? पाशा के लहजे में खौफ की झलक वाज़ेह थी। इखलाक हुसैन ने कहा, हम दोनों आपके साथ हैं पाशा, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्या करूँ। और आप दोनों के सामने मैंने इसीलिए खुलकर बात की है कि आप दोनों कबीर दादा की हैसियत जानते हो। पाशा ने इन पर एतमाद का इजहार करते हुए इन्हें खुलकर मशवरा देने की तरगीब दी। इखलाक हुसैन मायने खेज लहजे में बोला, हमारा मशवरा तो यही है, कबीर दादा की बात मानकर इसके गैंग में शामिल हो जाओ और जो वो कहते हैं इस पर अमल करो। इसमें तुम्हारा फायदा और भलाई है। क्या? पाशा हैरानी से चिल्लाया, इसमें मेरा क्या फायदा कहाँ से आ गया? लाजमी बात है, अगर कबीर दादा को कुछ हो गया तो गैंग की सरबराही आपको मिलेगी, बल्कि आप तो गैंग के सरबराह बन जाएंगे। इखलाक हुसैन इसे कोई बात समझने का इशारा दे रहा था, मगर कबीर दादा ठीक ठाक सेहतमंद है, इसे क्या हो सकता है? पाशा अब तक इखलाक हुसैन के मकसद को नहीं पहुंचा था। इंसान को कोई हादसा भी पेश आ सकता है, अल्लाह पाक के कामों की किसको खबर। इस मतलब इखलाक हुसैन ने पहले से भी वाज़ेह इशारा किया। पाशा के चेहरे पर बशाशत नमूदार हुई। यकीनन इसकी समझ में इखलाक हुसैन के इशारे आ गए थे। सही कह रहे हो शाहजी, जिंदगी का क्या भरोसा। वो क्या कहते हैं, इंसान तो बस पानी का बुलबुला है और मौत तो हर किसी को आना है। किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को बिस्तर पर और किसी को किसी हादसे के सूरत में। बहरहाल शुक्रिया। मुझे लगता है कि कबीर दादा का हुक्म टालना बुरी बात होगी, और अपनी बहन का मुहाफिज बनने में कौन सी शर्म। कबीर दादा के गैंग के लोग तो मुझे पाशा दादा ही कहते हैं ना, और मेरा ख्याल है इतनी इज्जत काफी है। इखलाक हुसैन और नौशाद ने बनावटी कहका लगाया। इखलाक कहने लगा, बस यही बात हम भी आपको समझाना चाहते थे कि अपने उस्ताद की बात टालना मुनासिब नहीं है। उस्ताद की बात मानकर ही कोई मर्तबा और इज्जत मिलती है। पाशा निश्चित से उठता हुआ बोला, मेरा ख्याल है मुझे जाकर कबीर दादा को मनाना चाहिए, और आप लोगों से मशवरा लेने के लिए भी कभी कभार जहमत देने आता रहूंगा। इखलाक हुसैन चापलूसी ना लहजे में बोला, हमारे लिए मुस्तकबिल के सरबराह को मशवरा देना बायसे सादत होगा। वो दोनों पाशा के साथ ही खड़े हो गए थे। कबीर दादा के पास शहाब कुसुरी और बाबर हयात बैठे थे। जब पाशा वहां पहुंचा, इसे देखकर कबीर दादा ने रुख फेर लिया। माजरत ख्वाह हूँ दादा, मैंने नाजिबा कलमात मुंह से निकाले थे, मगर बाखुदा मेरा इरादा आपकी तौहीन करने का नहीं था।
पाशा ने वहां जाते ही नदामत जाहिर की। कबीर दादा इसकी बात का जवाब दिए बगैर खामोश बैठा रहा। पाशा दोबारा बोला, मैंने अपने गैंग के तमाम अरकान को आपके गैंग के साथ मिल जाने के अहकाम दे दिए हैं। इस मर्तबा कबीर दादा के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट नमूदार ही। ठीक है, जाओ अपनी जिम्मेदारी संभालो। पाशा इस बात में सर हिलाते हुए निकल गया। शहाब कसूरी पूछने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कबीर दादा, ये क्या मामला है? पहले आपने खुद पाशा को अपना आधा इलाका देकर अलहदा किया था और अब दोबारा अपने साथ शामिल कर लिया। कबीर दादा तफसील बताते हुए बोला, यार सच कहूँ तो पिछले दिनों जो कुछ इखलाक हुसैन और नौशाद आफरीदी ने किया है, इसके बाद मुझे अपनी बेगम के बारे एहतियात बरतना पड़ रही है। इसकी हिफाजत के लिए किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके, और इसके लिए मुझे पाशा बेहतरीन लगा, क्योंकि एक तो लड़ाई बढ़ाई का माहिर है, दूसरा मेरे साथ मुखलिस भी है, और सबसे बढ़कर मेरी बेगम को अपनी छोटी बहन समझता है। इस बात पर पाशा थोड़ा खफा तो था, मगर अब लगता है इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक गैंग के सरबराह को अपनी बीवी का मुहाफिज मुकर्रर कर देना कुछ जस्ता नहीं है दादा। बाबर हयात के लहजे में तशवीश झलक रही थी। कबीर दादा बेपरवाही से बोला, अपना बरखुरदहार है यार, साल डेढ़ के बाद दोबारा ऐसे गैंग बना कर दे दूंगा। वैसे मुझे भी पाशा के तेवर कुछ बदले दिखाई दे रहे थे। जहां दीदा शहाब कसूरी से तंबीह किए बगैर नहीं रह पाया था। आर्जी असर है, कल परसों तक ठीक हो जाएगा। कबीर दादा अपने मौक़िफ़ पर कायम था। इन दोनों ने भी ज्यादा तकरार की कोशिश नहीं की थी कि फायदा नुकसान में वो शामिल नहीं थे। वो थोड़ी देर बैठकर इजाजत का लेकर चले गए। बाद में काशिफ राजपूत की भी कॉल आई। वो पाशा के रवैये पर हैरानी का इजहार कर रहा था। कबीर दादा ने दरअसल बात बताकर पाशा के रवैये की तोजी कर दी। काशिफ ने भी कबीर दादा को अपने मौक़िफ़ से रुजू करने का कहा, मगर कबीर दादा तनावुश की हिफाजत के लिए किसी हद तक भी जा सकता था। सुबह कबीर दादा को रुखसत करते वक्त तनावुश ने माँ के घर जाने की इजाजत मांग ली थी। ठीक है, अपने भाई पाशा को साथ लेकर चली जाना। कबीर दादा ने फौरन इजाजत दे दी थी। कबीर दादा के रुखसत होने के बाद वो पाशा को साथ लेकर घर चली गई। पाशा ने इसकी माँ के हाथ की बनी हुई चाय वगैरह पी और फिर ये कहकर वहाँ से निकल आया, जब जरूरत हो मुझे बुला लेना। रुखसत करके वो माँ से रात न्याज हुए मसरूफ हो गई। माँ के सामने कबीर दादा की मोहब्बत का जिक्र करते हुए फूले नहीं समा रही थी। बुशरा बोली, हम औरतें होती ही बेवकूफ और अहमक हैं। शोहर ने जरा सी तवज्जो क्या दी, खुद को दुनिया का खुशकिस्मत फर्ज समझने लगती है, और शोहर की बेतवज्जी देखते ही खुद से बड़ा बदनसीब कोई नहीं लगता। आपको मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती या मेरे शोहर? तनावुश बिगड़ गई थी। बुशरा खिलखिला कर हंसी, ये भी खूब कही, मेरी शहजादी की खुशी अगर मुझे अजीज नहीं होगी तो और किससे होगी? और मेरे शोहर, अगर इसके अमाल को नजरअंदाज कर दूं तो बहुत अच्छे हैं। आप सियासी जवाब दे रही हैं। तनावुश लड़ाई पर आमादा थी। बुशरा ने पूछा, अच्छा तुम्हें इसके काम अच्छे लगते हैं? वो बेबाकी से बोली, इनकी जात के आगे कुछ नजर ना आए तो कहो ना, तुम तो हो ही पागल। बेटी की दीवानगी पर फीके अंदाज में मुस्कुरा पड़ी थी। अम्मी जान, जितनी मोहब्बत वो मुझसे करते हैं शायद ही कोई अपनी बीवी से करता होगा, तो फिर इसे कह दो ना कि जुर्म का रास्ता छोड़ दे, कोई मेहनत मजदूरी करे। फिर तुम भी अयाशी की जिंदगी गुजारने की आदी हो गई हो। इसी कोशिश में लगी हूँ, जल्दी आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। कोशिश का क्या मतलब? जब इतनी मोहब्बत करता है तो फौरन मान जाना चाहिए था। तनावुश ने मुंह बनाया, माँ जी, बात इनके मानने की नहीं, इस दलदल से सही सलामत निकलने की है। आपका क्या ख्याल है, वो कोई परचून फरोश है कि मेरे कहने पर अपनी दुकान बंद करके आलू छोले की रेडी लगा लेगा? क्या मतलब? बुशरा ने हैरानी जाहिर की। मतलब ये है मेरी भोली अम्मी जी कि वो अकेले इस काम में मुलविस नहीं है। कई बड़ी बड़ी शख्सियात जो उनकी दुनिया में इनके साथ शामिल हैं, अब वो इतनी आसानी से तो इन्हें ये काम नहीं छोड़ने देंगे। आखिर वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इनके तमाम खुफिया तरीकेकार और राज जानने वाला इनके धंधे से निकलकर शराफत की जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, क्योंकि ऐसा आदमी इनके लिए सर पर लटकने वाली नंगी तलवार की तरह होता है। बुशरा ने कहा, तो साफ कहो ना वो ये काम छोड़ना नहीं चाहता, और ना तुम्हें ही इस बात की कोई फिक्र है। मुझे आराम करने दे माँ जी। वो माँ की गोद में सर रखकर लेट गई। जब इसका तकरार ना करने का इरादा होता तो वो यूं ही किया करती। बुशरा अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए बेटी का सर दबाने लगी। तुम तो तनावुश के साथ गए थे? पाशा को अड्डे पर देखते ही कबीर दादा मुस्तफसर हुआ था। पाशा ने कहा, इसे घर छोड़ आया हूँ, वापस आना होगा तो मुझे कॉल कर लेगी। तुम्हारा दिमाग जगह पर है अहमक आदमी। कबीर दादा का गुस्सा दीदी था। तुम्हें इसकी हिफाजत के लिए साथ रखा है और तुम यहाँ पे रहे हो। अगर इसके साथ फिर कोई हादसा पेश आ गया तो? पाशा ने होंठ बीचते हुए सर झुका लिया। ये मंजर देखने वाले काफी अफराद वहाँ मौजूद थे। फौरन वहाँ दफा हो जाओ। कबीर दादा ने अगला हुक्म सादिर किया और वो सर झुकाए बाहर निकल गया। वहाँ से इखलाक हुसैन के पास पहुंचा। इखलाक हुसैन ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। आधा घंटा इससे जरूरी गुफ्तगू करके वो इखलाक हुसैन से इजाजत लेकर वहां से निकल आया। थोड़ी देर बाद वो खुफिया अड्डे पर अपने 4
करीबी साथियों के साथ मिलकर निहायत जरूरी बात कर रहा था। चारों इसके निहायत एतमाद के साथी थे और पाशा के लिए कुछ भी करने पर तैयार हो सकते थे। वो जब मुश्किल इनसे बातचीत कर खत्म कर पाया था कि तनावुश की कॉल आने लगी। बेजारी भरे अंदाज में कॉल वसूल करने का बटन दबाकर इसने मोबाइल फोन कान से लगा लिया, लेकिन बात करते वक्त इसके लहजे से बेजारी एक का थी। जी गुड़िया, भैया आ जाए ना। तनावुश के लहजे में शामिल मान किसी सगे भाई से बात करने का सा था। मैं बस आधे घंटे में तुम्हारे पास होऊंगा। राब्ता मुनक़ता करके वो अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा हुआ। तमाम को कार्रवाई की तरतीब वाज़ेह है ना। और वो तनावुश के पास जाने के इरादे से उठ गया। खान साहब खुश हो जाओ, 1-2 दिन में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इखलाक हुसैन नौशाद आफरीदी को मुखातिब था। कुछ पता भी चले? नौशाद आफरीदी ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। पाशा को मुकम्मल तौर पर सारा तरीक़ेकार समझा दिया है, अब बस इसके अमल करने की देरी है और इसका इंतजार कबीर दादा पर है कि वो कब कोई बेहतर मौका फराम करता है। मंसूबा नाकाम होने की सूरत में कहीं हम पर बात ना आ जाए। नौशाद ने तशवीश जाहिर की। इस बार मैं मोहतात हूँ, नाकामी का नतीजा पाशा ही भुगतेगा और सच कहूँ तो इसकी कामयाबी और नाकामी हर दो सूरतों में हमें तो फायदा ही पहुंचेगा। उस्ताद और शागिर्द दोनों में से एक की कमी भी हमारे लिए बाइस इत्मीनान होगी। नौशाद परेशानी से बोला, लेकिन शादी असल मुसीबत तो कबीर दादा है ना। यार इम्कानी बात की है, फिक्र ना करो, असल मुसीबत ही से जान छूटेगी। इखलाक हुसैन ने पूरे एतमाद लहजे में इसे तसल्ली दी और नौशाद आफरीदी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। जीने का भी अजीब फलसफा है, एक की ख्वाहिशात की तकमील दूसरे की तमन्नाओं का गला घोट कर होती है। हिरन की जान जाती है और शेर का पेट भरता है। शेर जिंदगी की बाजी हारता है और शिकारी अपने करियर में एक कारनामे के इजाफे को खुशी से मनाता है। मरने वाले के घर सफे मातम बिछा होता है तो मारने वाला खुशी के शादियाने बजा रहा होता है। पाशा के गैंग को कबीर दादा के गैंग में जम हुए 5वां दिन था। पाशा ज्यादातर वक्त कबीर दादा की कोठी में ही गुजारता था। अलबत्ता कबीर दादा की घर के आमद के बाद वो आवारागर्दी करने निकल जाता था। एक दिन अपने कार की खराब होने की वजह से वो कबीर दादा की कार साथ ले गया था। इस रात को वो काफी देर लगाकर वापस लौटा था। कार गैराज में खड़ी करके वो कमरे में सोने चला गया। रात के सोने के बाद बावजूद वो सुबह सवेरे ही जाग गया था। कबीर दादा के जाने का वक्त करीब आया तो वो बाहर लॉन में आ गया, मगर मुकर्रर वक्त पर कबीर दादा बाहर न निकला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो बेचैन होकर कबीर दादा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आ जाओ, ये आवाज सुनते ही वो अंदर दाखिल हुआ। कबीर दादा शफ़क़ावी के लिबास में सोफे पर बैठा खबरें सुन रहा था। इसका मूड काफी खुशगवार था। तनावुश इसके साथ ही बैठी थी। आए भैया। पाशा को देखते ही वो मोहब्बत पाश लहजे में बोली, आज देर से जाने का इरादा है दादा? पाशा ने निश्चित संभालते हुए पूछा। तनावुश इसके लिए थर्मास से चाय उंडेलने लगी थी। कबीर दादा ने मुंह बनाते हुए कहा, कहाँ यार, तुम्हारी बहन के निराले मंसूबे हैं। आज जुम्मे का दिन है और पूरा दिन मोहतरमा ने मेरे साथ गुजारना है। ऐसी जिद तो नहीं करती गुड़िया। पाशा फौरन तनावुश को समझाने लग गया था। जिद तो नहीं की भैया, आप खुद इंसाफ करें, हफ्ते में एक दिन तो मेरा भी बनता है ना। अच्छा ठीक है। पाशा के कुछ कहने से पहले कबीर दादा ने कहा, इसकी बात मान ली, मगर इसने काफी दिन पहले एक वादा किया था, अब वो पूरा नहीं कर रही। कोई वादा वगैरह नहीं किया था। तनावुश ने इनकार में सर हिलाया। इसके चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई थी। पाशा ने बादल नख्वास्ता पूछा, कैसा वादा, कुछ मुझे भी पता चले। याद इखलाक हुसैन की घर तकरीब में मोहतरमा मेरे साथ गई थी। इस वक्त इसने मुझे मोबाइल फोन पर पैगाम भेजा था कि इसी वक्त वापस घर चलने पर ये किसी लौंग लाची वाले गाने पर मुझे रक्स करके दिखाएगी। अब कल ही मैंने बख्श को मोबाइल में ये गाना सुनते देखा, बस इसे कहा कि मेरे मोबाइल में भी वो गाना डाल दे। अब सुबह से इसे वही कह रहा हूँ कि गाना में लेके आ गया हूँ, रक्स इसने करना है। वो हयालूद लहजे में बोली, भैया ऐसे ही तंग कर रहे हैं मुझे। कबीर दादा तुरंत बोला, खाओ कसम, तुमने ऐसा पैगाम नहीं लिखा था, वो तो बस मजाक किया था। तनावुश जवाब देते हुए हकला गई थी। ये मसला आप लोग खूब निपटाएं, मैं चलता हूँ। पाशा मायूस अंदाज में वहाँ से बाहर निकल आया। इसी दौरान ड्राइवर शहजाद इसके पास पहुंच गया। दादा कार की चाबी तो दे, अजीम साहब बता रहा है कि आज कबीर दादा ने कहीं नहीं जाना, तो मैंने सोचा कार की सर्विस ही करा लूं। कल वक्त निकाल कर कला लेना, फिलहाल चाबी मेरे पास रहने दो, मुझे जरूरत पड़ सकती है। पाशा ने चाबी इसके हवाले नहीं की थी।
शाम को कबीर दादा तनावश को इसकी माँ से मिलवाने ले गया। इस वक्त पाशा ड्राइंग रूम में ही बैठा था। इन्हें तैयार होकर जाते देखकर पाशा फौरन कार को गैराज से निकाल कर ले आया। कबीर दादा ने मुहाफिजों को साथ ले जाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। इनके घर से निकलते ही पाशा भी अपनी कार लेके निकल आया। पता नहीं खराब खड़ी कार कैसे ठीक हो गई थी। इसका रुख साहिल वाले अड्डे की तरफ था। एक मखसूस जगह पर पहुंचकर इसने मोबाइल फोन निकालकर कबीर दादा का नंबर मिलाया। क्या बात है पाशा? इसने कॉल वसूल करते ही पूछा। वो तेज से लहजे में बोला, दादा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आप फौरन साहिल वाले अड्डे पर पहुंचे। मगर कबीर दादा की बात को काटते हुए इसने बेसब्री का इजहार किया। आप जल्दी तशरीफ लाएं, फिर वापस चले जाना। अब तफसील बताने का वक्त नहीं है। अच्छा मैं आ रहा हूँ। कबीर दादा ने राब्ता मुनक़िता कर दिया। आधे घंटे बाद इसे दूर से कबीर दादा की कार आती दिखाई दी। इस जगह लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। वो तैयार होकर बैठ गया। कबीर दादा की कार लम्हा बलम्हा करीब आ रही थी। दूरबीन निकाल कर इसने कार में कबीर दादा के अकेले होने की तसल्ली कर ली थी और फिर वहाँ मौजूद लोग एक होलनाक धमाके की आवाज सुन रहे थे। काले रंग की मर्सिडीज कई गज फिजा में उछलकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। कार में मौजूद अकेला वजूद गोश्त के टुकड़ों की सूरत में कार के टुकड़ों के साथ ही बिखर गया था। पाशा ने अफसरदा नजरों से कार को देखा और मोबाइल फोन निकाल कर इखलाक हुसैन का नंबर मिलाने लगा। ऐसे कॉल वसूल करने ही जरा देर नहीं लगाई थी। बहुत अफसोसनाक खबर है शाहजी, कबीर दादा की कार धमाके से उड़ा दी गई और बदकिस्मती से वो इस कार ही में मौजूद थे। जैसे ही ये खबर आप तक पहुंचती है फौरन मेरे पास आकर मुझे खुद बजाते खुद मुत्तला करना। सच? खुशी से इखलाक हुसैन की बातें खिल रही थी। हाँ शाहजी, मेरा सरपरस्त, मेरा उस्ताद और मेरा बड़ा नहीं रहा। पाशा ने राब्ता मुनक़ता किया और कार का रुख एक मखसूस जानिब मोड़ दिया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि सेकंड लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर सेकंड लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया है तो एपिसोड को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।